वीडियो कंसल्टेशन चैट के द्वारा कंसल्टेशन करके अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हुए उसके बाद आप एक ई प्रिस्क्रिप्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में कोविड के साथ साथ एक नए नॉर्मल के रूप में ज़रूरी है कि हम लोग मेडिकल सर्विसेज सुचारू रूप से चलें, उसके लिए टेक्नोलॉजी का एक सही तरीके से उपयोग हो। उसके तहत यह ई संजीवनी ओपीडी जो प्रोवाइड की गई है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देश का हर सिटीजन उसका फ़ायदा उठाए, उसके द्वारा वह घर पर रहते ही मेडिकल समस्याओं के बारे में अपनी सलाह ले सकता है। इसी के साथ ही हम सबको मालूम है कि एक नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में ओमिक्रॉन हमारे सामने आया था। यहाँ इस ग्राफ के द्वारा हम यह सबमिट करना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि जहाँ नवंबर के अंत में और दिसंबर के स्टार्टिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट जब देश में पाया गया, तो किस तरीके से, अगर जो कि हमें लाल कलर में दर्शाया है कि किस तरीके से अब जो देश में पिछले एक महीने में जो भी सैंपल्स आए हैं, जो इस माह में भी सैंपल आए हैं, उसमें किस तरीके से हमने देखा कि ओमिक्रॉन की परसेंटेज बढ़ी है, जिससे यह पता लगता है कि देश में अभी जो एक डोमिनेंट जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वह ओमिक्रॉन है, जो कि हमारी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही हम आपके सामने कुछ एक और डेटा भी सबमिट करना चाहेंगे, जिसमें अगर आप देखें कि इसमें यह प्लॉट किया गया कि किस तरह से केसेस और किस तरह से डेथ की रिपोर्टिंग जो हमारे पिछले कुछ समय में देश में हुई है उसको हमने एनालाइज किया है। और उसमें आप देखें कि जहां 7 मई 2021 के समय पर जब हमने एक सर्ज इन केसेस, सेकेंड सर्ज इन केसेस देश में नोट किया गया था और एक दिन में 4,14,188 नए केसेस आए थे और काफ़ी अधिक संख्या में 3,679 टोटल डेथ जो उस समय पर ऑन एन एवरेज बेसिस पर उस हफ्ते में रिपोर्ट की गई थी। और उस समय पर 17,40,000 के करीब टेस्ट भी उस दिन किए गए थे। और उसके साथ ही अगर हम उस समय पे एनालाइज करें कि देश की कितनी परसेंट पॉपुलेशन थी जिसको कि वैक्सीनेशन लग चुका था, वह करीब 3% थी। अब अगर हम उसके बाद पिछले 1.5 माह 2 माह के डेटा को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर 21 जनवरी 2022 को देश में टोटल 3,47,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 435 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। और यह वह दिन था जिसमें देश में टेस्ट की संख्या को भी बढ़ाते हुए 19,35,000 के करीब टेस्ट देश में किए गए। और यह वह समय था जब देश में अप्रॉक्सीमेटली फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 75% पहुंच चुकी थी। यहाँ यह हम आपको डेटा इसलिए दर्शाना चाहते हैं कि ओवरऑल यह क्लियर समझ में आता है कि जैसे जैसे देश में वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ा, वैसे ही देश में लोगों को एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट के रूप में हमने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है, केसेस की सीवियरिटी कम हुई है और उसी के अनुपात में देश में जो रिपोर्टेड डेथ है उस नंबर में भी काफ़ी कमी आई है। इसी डेटा को अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि ओवरऑल अगर हम बिगर पिक्चर आज देश की देखें तो पिछले 5-7 दिनों में हम देख रहे हैं कि अर्ली इंडिकेशन ऑफ एक प्लेटो इन केसेस है कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफीज में। यहाँ यह विषय हम आप सबके सामने लाना चाहेंगे कि इट इज़ ओनली लिमिटेड टू सर्टेन ज्योग्राफीज। और आज जरूरी है कि इस ट्रेंड को हम रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्व करते रहें और हमारे कुछ जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं कोविड-19 से मैनेजमेंट के, वो जो कि हमने इससे पहले भी बात की है, विच इज़ अबाउट टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस पर हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। जरूरी है कि हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि पाते हैं कि करीब 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि अगर देश के टोटल एक्टिव केसेस देखें तो वह केवल 77% एक्टिव केसेस उन 10 स्टेट्स में देखे जा रहे हैं। और हमने देखा है कि करीब 90% प्लस केसेस जो हैं एक्टिव केसेस, वह भी होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन जैसे आप हम सबको अवगत है कि माइल्ड केसेस ही होम आइसोलेशन में अलाउ किए जाते हैं। तो इसका मतलब हमें यह भी क्लियरली दिखाई देता है कि ओवरऑल देश में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन के बारे में विश्व से भी एविडेंस यही आता है कि प्राइमरीली केसेस काफ़ी हद तक माइल्ड पाए गए हैं। और देयर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन दैट की लोअर नीड फॉर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू इस केस में पाई गई है अभी तक के केसेस में। और साथ ही एक्टिव केसेस का नंबर हो या कॉरस्पॉन्डिंग डेथ्स हो, जो कि पिछले सर्जेस जो हमने देश में ऑब्जर्व किए हैं उनके मुकाबले में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया है, काफ़ी हद तक कमी पाई गई है। इसके द्वारा जो डेटा है उसके द्वारा यह भी पता लगता है कि वैक्सीनेशन के द्वारा हमें सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ लेसर पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड, लेसर हॉस्पिटलाइजेशन, पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड ऑल्सो, और जो लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए उनमें लेस सीवियरिटी ऑफ द केसेस,
जो कि वैक्सीनेशन के द्वारा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो ज़रूरी है कि वह लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जब भी एलिजिबल होते हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, प्रिकॉशन डोज हो या यंग एडोलसेंट हो, उनको अपना वैक्सीनेशन समय पर कराना चाहिए। इसी के साथ ही अगर हमने विश्व का डेटा भी एनालाइज किया है तो हम देखते हैं कि अगर हम दुनिया में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में आने वाले केसेस और जो डेथ्स हैं, जो कि 70 मूविंग एवरेज है, अगर उसको प्लॉट करें तो हम यह देखते हैं कि काफ़ी हद तक फोकस ऑन कोविड मैनेजमेंट कपल्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड पैरेलली फोकस ऑन वैक्सीनेशन, इसने देश को काफ़ी सपोर्ट दिया है। हम सबको अवगत है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 44 करोड़, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 30-32 करोड़, और एक स्थाई पर देश हमारा भारत देश जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़। और उसके कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें लगता है कि कंटिन्यूस एफर्ट्स डन बाय स्टेट्स इन कॉन्सोनेंस विद कम्युनिटी एट लार्ज, इसने देश को काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया है। और हम देखते हैं कि कहाँ एक स्थाई पर दूसरे देशों के और यूरोपियन यूनियन कंपैरिजन में हमारे यहाँ ओवरऑल केसेस की संख्या ऑन ए डेली बेसिस जो रिपोर्ट होती है वह रिलेटिवली काफ़ी कम है, और उसी के साथ ही नंबर ऑफ डेथ गेटिंग रिपोर्टेड में भी हमने काफ़ी कमी नोट की है। लेकिन हमारा आप सबके द्वारा सबसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेंड को बनाए रखना है, इस ट्रेंड पर और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। देश में कोई भी एक भी डेथ जिसको हम बचा सकते हैं उसके लिए हमें कार्य करना बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूड बेसिस पर कार्य फिर भी करते रहना पड़ेगा। इसी संबंध में हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कॉशियस अप्रोच एक नए नॉर्मल के रूप में हमें अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। कोविड से बचाव के दो मुख्य हथियार हमारे सामने हैं, एक है संपूर्ण टीकाकरण और दूसरा है कोविड उपयुक्त व्यवहार। कोविड उपयुक्त व्यवहार जिसके बारे में एट द रिस्क ऑफ हाईलाइटिंग मल्टीपल टाइम्स हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये एक सोशल वैक्सीन के रूप में हमारे सामने रहता है, जिसमें हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा मास्क को पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, और साथ ही जो वैक्सीन देश में अवेलेबल हो उसको जब भी आप एलिजिबल हो उसके द्वारा अपना टीका लगवाएं और अपने आप को बचाने में और देश को, अपने रिलेटिव्स को बचाने में अपना सपोर्ट दें, यह हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। इसी संदर्भ में अंत में हम आप सबसे यही सबमिट करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ दिनों पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय चीफ मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुख्य अंशों के बारे में बात की थी, उसी में से कुछ अंश हम आपके सामने और आपके द्वारा फिर से सबके सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड के संक्रमण को सीमित रखें। जितना हम कोविड के संक्रमण को सीमित रखेंगे, जितने केसेस कम आएंगे, जितना इन्फेक्शन कम फैलेगा, उतना ही हमें मैनेजमेंट में एफर्ट्स में उतना ही कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि चाहे वो कोविड संक्रमित लोग हों, अदरवाइज भी जो लोग जो नॉन कोविड सर्विसेज चाहते हैं वह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा वह घर पर रहते ही या होम आइसोलेशन में रहते ही अपने आप को हेल्थ संबंधित सलाह ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कोविड की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है, लेकिन पैरेलली सतर्क सावधान रहते हुए, अवेयर होते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी पैनिक की स्थिति ना आए। और उन्होंने यह स्पेसिफिकली कहा था कि सबसे कारगर हथियार जो कि विश्व के सामने भी इंडिया ने एक बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल के रूप में रखा है, वह फोकस ऑन वैक्सीनेशन, और सब लोग वैक्सीन लगवाएं। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुख्य बात कही थी कि देश के हर नागरिक के लिए, सबके लिए मिलकर हमारे सामने एक ही रास्ता है, वह रास्ता है कि हम परिश्रम करते रहें, यही एक हमारा एकमात्र पथ है, और कोविड के अगेंस्ट हमारी लड़ाई में जीतना ही हमारा एकमात्र विकल्प है। धन्यवाद। धन्यवाद लव जी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर सिंह टू गिव हिज कमेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी लव अग्रवाल सर ने बताया है, मैं उसको 2-3 चीज़ों को और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो ओमिक्रॉन का प्रतिशत है, मतलब हम जितने सीक्वेंस करते हैं उनमें जितने प्रतिशत ओमिक्रॉन हमें मिलता है, उसमें दिसंबर और जनवरी के माह में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। दिसंबर के माह में अगर हम देखें तो सिर्फ हमें 1292 ओमिक्रॉन मिले थे और 17,000 से ऊपर हमारे डेल्टा वेरिएंट के या डेल्टा की सब लीनिएज वेरिएंट मिले थे। उसी को हम अगर जनवरी के माह में देखेंगे तो 9,672 हमें ओमिक्रॉन मिले हैं और
जो कि करीब करीब 75% तक होता है। और इसी के साथ में अगर हम डेल्टा और AY सीरीज़ को देखेंगे तो 3201 और 1578 डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। और ओमिक्रॉन की जहाँ तक हम बात करें, इसके दो मुख्य दिसंबर में 1292 ओमिक्रॉन के केसेस सीक्वेंस थे और 17,272 करीब हमारे AY सीरीज़ और डेल्टा वेरिएंट थे। जनवरी में 9,672 हमें ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स मिले हैं और हमारे जो AY सीरीज़ के हैं वो 3201 और डेल्टा के हैं 1578। ये 4,779 दोनों मिला के होते हैं। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारे दो इसके सब वेरिएंट्स जो हमको सब लीनिएजेस मिले हैं, BA.1 एंड BA.2। BA.3 हमारे यहाँ नहीं मिला है और ये दोनों वेरिएंट पहले BA.1 का प्रतिशत ज़्यादा था, जो कि मुख्यतः ट्रैवलर्स के द्वारा जो सैंपल्स हमने एनालाइज किए थे उनमें पाया गया था। आज की तारीख में जो कम्युनिटी में हमें मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअली BA.2 का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी कुछ राज्य हमारे लिए प्रमुखता से BA.2 का प्रेवलेंस बताते हैं। इसका हम अगर इसको और उसमें देखना चाहें तो आज की तारीख में जैसे 3 राज्यों में ही हमें डेल्टा के वेरिएंट मुख्यतः मिले हैं, जिनमें उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र है, जिनमें हमको हमारे जो सीक्वेंसिंग के आधार पर हमको डाटा कहता है। लेकिन मैं साथ में 2-3 चीज़ें और कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पूरे सब जगह हमें सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट ही के केसेस मिल रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें कई जगह साथ साथ डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, चाहे वह हमारा दिल्ली का प्रदेश ही क्यों ना हो। तो ये एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमको जो क्लिनिकल सीवियरिटी या जो हॉस्पिटलाइजेशन मिल रहा है, इसमें ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा का भी प्रकोप मिल सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो हमारे केसेस हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको सिर्फ एक ही दृष्टि से ना देखें कि उनका जो सीवियरिटी होगी बहुत ही माइल्ड होगी और बहुत ही, जहाँ तक हमने देखने को मिला है आज तक का हॉस्पिटलाइजेशन का डाटा ये भी बताता है कि जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें हमें डेथ का प्रतिशत भी, दिल्ली का आज का ही डाटा है कि हमें करीब करीब 64% तक जो डेथ मिली हैं वो दिल्ली के अनवैक्सीनेटेड लोगों की है और उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब कोमॉर्बिडिटीज़ और जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो आज की तारीख में हमारा बहुत बड़ा एक हाई रिस्क ग्रुप बताता है। बस मैं इतना ही इसमें जोड़ना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you, Dr. Saab. Now I will request Dr. Bhargav for his comments. Thank you very much. I just first of all want to emphasize one important point, and that is that vaccines have remained beneficial for India. The world's largest vaccination drive has been lauded and appreciated both nationally and internationally. We know, and the data has been presented and alluded to, that vaccines show the benefit in this ability to reduce death and compared to unvaccinated individuals. So it reduces death considerably in the vaccinated people compared to the unvaccinated people. And therefore, I'd like to, we have reached 95% of the first dose and 74% of fully vaccinated adult population in the country. But there are certain states where the vaccination is low, and therefore I would like to urge those states to pick up their vaccination and ramp up their vaccination, because this is one of the most important weapon that we have, or shield that we have against death. And therefore, that is the most important thing. There is enough vaccines available in the country, and therefore they should be promoted in every which way. But last point I would like to emphasize, and I did it last time as well, that people with comorbidities should be more careful and should definitely avoid large gatherings and make sure that they do not get the infection, so that because the outcome is not as good in comorbid people. Thank you so much. Thank you, Dr. Bhargav.
Now I think we can take some questions. All right. 90. Runjhun Sharma, CNN News 18. Could you please elaborate the conditional market approval which the vaccines have got from the Drug Controller General of India? A, how will that impact the manufacturer and the consumer? Also, how come the approval which has come, it's only for the adult population and not for children? अभी तक आपको अवगत होगा कि जो हमारे देश में दो वैक्सीन कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, उनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया था। उसको बाद दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने रेगुलर ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन ड्रग कंट्रोलर के सामने सबमिट की थी, जिसको सबमिट करने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको और उनके द्वारा दिए गए डेटा को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद दोनों वैक्सीन्स को विद सर्टेन कंडीशंस अब रेगुलर ऑथराइजेशन दिया जा चुका है और एज पर रूल्स वह पर्टिकुलर नई ड्रग परमिशन की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ दो तीन मुख्य इशू जो कंडीशन जो बताई गई हैं, पहली बात तो यह है कि दोनों वैक्सीन्स को अडल्ट पॉपुलेशन के लिए अप्रूव किया गया है। दूसरी जो मुख्य विषय यह है कि दोनों वैक्सीन कंपनीज अब तक हर 15 दिन बाद क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित और एडवर्स इवेंट से रिलेटेड डेटा सबमिट किया करते थे। अब उनसे कहा गया है कि आप हर 6 महीने बाद, चाहे देश में जैसे कि हमारी कोवैक्सीन है या एस्ट्राजेनिका के इक्विवेलेंट कोविशील्ड है, अगर विदेश में भी कोई पर्टिकुलर क्लिनिकल रिसर्च होती है उसका डेटा हर 6 महीने के अंतर्गत उसको ड्रग कंट्रोलर के सामने सबमिट किया जाए। और उसके साथ ही इन दोनों वैक्सीन्स का प्रयोग प्रोग्रामेटिक सेटिंग में किया जाए। प्रोग्रामेटिक सेटिंग का मतलब है कि ये जब भी वैक्सीन दी जाए, क्योंकि मॉनिटरिंग की एक बहुत आवश्यकता है, तो उसके तहत इनको कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर कर ही पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाए और साथ ही उसका AEFI यानी कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन और AESI यानी कि एडवर्स इवेंट अंडर स्पेशल कंडीशंस अगर कोई होती हैं तो उन दोनों का डेटा भी 6 माह में एक बार ड्रग कंट्रोलर के सामने सबमिट किया जाए। Okay, number 10. I just wanted to know, sir, there are recommendations at the precaution dose has been already started, but there are certain reports that says that maybe for all means after healthcare workers and for common people, maybe it is not be going to recommended for all in future plans, as per future plans. What you would like to say, sir, something like that? And one thing I just wanted to know, that when the recommendations has been made for precaution dose, for booster dose, what were the studies, sir, on basis of which studies it was decided? Because as of now, the reports are coming, maybe the decision is going to be that you are going to cancel it, something like that. There are certain media reports. मैम, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। पहले कुछ मीडिया में यह रिपोर्ट हुआ है कि देयर आर डिस्कशन गोइंग ऑन कि बूस्टर डोज को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वह टोटल गलत रिपोर्ट्स हैं। ऐसा कोई डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई डिस्कशन साइंस और एविडेंस बेस्ड होगा, हम इस मंच के द्वारा, जैसे कि अब तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाते रहे हैं, या प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा या प्रेस नोट के द्वारा आपको बताया जाएगा। देश में जो भी वैक्सीन लॉन्च की गई हैं बेस्ड ऑन एविडेंस विच इज सबमिटेड टू द रिलेवेंट टेक्निकल ग्रुप, और उस एविडेंस को एग्जामिन कर कर ही वह डिसीजन लिए जाते हैं। तो हमारी आपके द्वारा सबसे ये रिक्वेस्ट कि इसके बारे में कोई डाउट ना हो। 121. नितेंद्र बोल रहा हूँ सर, DD न्यूज़ से। कुछ राज्यों में अभी भी एंटीवायरल ड्रग खासतौर पे मोलनुपिराविर लिखी जा रही है प्राइवेट डॉक्टर के हवाले से, जिसमें यंग एज के लोग हैं उनको भी वो लिख रहे हैं। तो क्या IMA के थ्रू या फिर आप लोग उन्हें स्टेट में या फिर मैसेज देंगे कि ये दवा न लिखी जाए? देखिए, बहुत आवश्यक है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को फील्ड स्थाई पर अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। आप सबको अवगत है कि हमारी एक नेशनल टास्क फोर्स है, हमारा एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड वह क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फाइनल करते हैं।
और उस क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में जो जो दवाएं और जिस समय पर दी जानी चाहिए उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया जाता है। और जैसे इससे पहले भी हमने आप सबको बताया है कि जो हमारी वेबिनार्स होती हैं स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और उसके बाद उनका कैस्केडेड डिसेमिनेशन अप टू डिस्ट्रिक्ट एंड बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनके द्वारा हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से संबंधित गाइडलाइंस सबको डिसेमिनेट करते हैं। इसी संदर्भ में ही आज हमने फिर आपसे रिक्वेस्ट की थी आपके द्वारा कि जो भी ये डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, यह सारी गाइडलाइंस ये सब यूट्यूब चैनल पर भी एम्स के अवेलेबल हैं, एम्स दिल्ली के, और हमारी आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको देखा जाए, उनको समझा जाए और उनके हिसाब से क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्य किया जाए। यह बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पिछले कुछ समय पहले भी नोट किया था कि अगर कोई दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो कब देनी चाहिए, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो कई बार पेशेंट को हार्म भी हो सकता है। जैसे आपने एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में कुछ के बारे में बताया, तो उसके बारे में कंटिन्यूड बेसिस पर हमने इसी फोरम में इससे पहले हफ्तों में भी बताया था कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी क्या है। तो ज़रूरी है कि हमारे क्लिनिशियन इसको एनालाइज करते हुए जो हमारा प्रोटोकॉल अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर भी अवेलेबल, उसको फॉलो करते रहें। 175 पीछे पीछे। सर आपने एक डेटा भी दिया कि पिछले साल जब सेकेंड वेव थी तो जो पीक है वो 4,14,000 आए थे 7 मई को, अभी 21 जनवरी का जिक्र किया, तो क्या पीक आके गुजर चुकी है? और दूसरा सवाल ये कि सर क्या पिछले दिनों में टेस्टिंग थोड़ी कम हुई है जब से नई ICMR की गाइडलाइंस आई, लेकिन पॉजिटिविटी रेट हाई है, किस तरह आप इसको देखते हैं कि क्या टेस्टिंग कम हुई है और उसके बावजूद केसेस आ रहे तो नंबर बढ़ सकते हैं? देखिए, इसको हमारी एनालिसिस इसको इस तरह से होनी चाहिए, जैसे हमने आपको बताया कि सर्टेन ज्योग्राफीज अक्रॉस द कंट्री, कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर केसेस में कुछ हद तक एक प्लेटोइंग नोट की गई है, कुछ हद तक वहाँ पर केस पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन स्प्रेड में भी कमी नोट की गई है। लेकिन देश में पैरेलली कुछ ऐसे प्रांत भी है जहाँ पर आज भी केसेस इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो ये अभी एक ओवरऑल बिगर पिक्चर के रूप में हमारे सामने आना बाकी है। इसको एनालाइज करने की आवश्यकता है। जहाँ केसेस या इन्फेक्शन बढ़े वहाँ पर स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारी इससे पहले जो गाइडलाइंस दी गई, चाहे वो रेस्ट्रिक्शंस लगाना हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करते रहना हो, और चाहे क्लिनिकल मैनेजमेंट का प्रॉपर फॉलोअप, उस पर हमारा कार्य चलता रहना चाहिए। तो इसको पूरी एनालिसिस को हमारा आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट होगी, इसको आज हम कभी भी पीक और नॉन पीक पे एनालाइज ना करें। हम ये देखें कि हमारे सामने कितना बड़ा चैलेंज है और ये ट्रेजेक्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रांत में हमें क्या कार्य करने की आवश्यकता है। सॉरी, हाँ, जैसे आपने कहा, फिर हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। हमने ये डेटा आपको स्पेशली दिखाया था कि जैसे अगर मई के महीने में पिछले साल जब हमने एक हाई नंबर ऑफ केसेस नोट किया, तब अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख के करीब टेस्ट हो रहे थे। आज भी देश में अगर आप देखें तो 17, 18, 19 लाख के औसत में ही टेस्ट हो रहे हैं। तो अब हमने यह जो गाइडलाइन में जो चेंज किया था, वह यह चेंज ये किया था कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक और आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट नहीं हैं तो आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं या आपको कोई सिम्टम्स हैं आप टेस्ट ना कराएं। तो इसलिए देश में टेस्टिंग के नंबर में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन यह जरूरी है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस एरिया में पॉजिटिविटी बढ़ रही है उस एरिया में हमें क्या, चाहे वो रेस्ट्रिक्शंस का कार्य हो, मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य हो, चाहे सर्विलेंस और कंटेनमेंट का कार्य हो, उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। लास्ट क्वेश्चन 125। Sir, Delhi has said that they have vaccinated 100% population, eligible population with first dose. We are seeing almost 30 to 40 deaths every day, and we are quoting that they are unvaccinated people. Who are they if everybody is vaccinated? And sir, we have collected samples from ICUs and hospitals. What is the indication of death due to Omicron? Is there any case in India? देखिए, दिल्ली में या कहीं भी अगर आप देखें तो एविडेंस क्लियरली इंडिकेट करता है कि वह लोग जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें पहली बात तो इन्फेक्शन का स्प्रेड ज़्यादा है, जैसे हमने इससे पहले बताया। दूसरा है कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन की परसेंटेज ज़्यादा है। तीसरा यह है कि उनके सीवियर सिम्टम्स भी ज़्यादा हैं। तो जैसे हमने बताया, दिल्ली एक ऐसा प्रांत भी है जहाँ पर आसपास के राज्यों से भी लोग आते रहते हैं, और चूँकि ये टर्चरी सेंटर है देश का, तो एक्सपेक्टेड है कि अक्रॉस द places also people will come, as well as
देयर विल ऑल्सो बी पीपल हु माइट हैव बीन लेफ्ट आउट, बिकॉज जब हम आपको 80-90% बताते हैं तो उसमें से अगर 1% भी रहता है तो दैट इज ए बिग नंबर। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर कहीं पर भी कोई भी आदमी एलिजिबल हैं जिनको कि वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बहुत बड़े टूल के रूप में हमारे सामने वैक्सीनेशन आज अवेलेबल है, देश के सामने एक बहुत अच्छी सुविधा अवेलेबल है, प्लीज़ उसको लगवाएं। इसमें मुख्यतः जैसे हम आपके सामने स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहेंगे कि हमने यंग एडल्ट में अप्रॉक्सीमेटली 59% वैक्सीनेशन देख लिया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे 15 से 18 साल के जितने हमारे युवा हैं, वैक्सीनेशन वह जरूर कराएं और इंश्योर करें कि वह भी 100% हो जाए, ताकि हमारे यंग एडल्ट जिसको कि हमने अलाउ किया उनको भी हम कवर कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, हो गया। आप जवाब दिया है थर्ड डोज को लेकर कि थर्ड डोज जरूरी नहीं है कि सभी को दिया जाएगा, इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट है, दैट मींस ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, राइट? देखिए, हमने आपको क्लियरली बताया कि थर्ड डोज या प्रिकॉशन डोज जिसको हम बोलते हैं वह हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और साथ में हमारे एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटी के लिए अलाउड है, और बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको टेक्निकल ग्रुप ने एग्जामिन करके देश में अलाउ किया है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो एग्जिस्टिंग एविडेंस के बेस पे जो निर्णय देश में लिया गया है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा, उसको फॉलो किया जाए। बीच में एक दो जगह पर कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जो मैं समझता हूँ कि जिसको आप शायद संसर्ग में लेके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हम सोच रहे हैं कि थर्ड डोज की जरूरत नहीं थी, प्रिकॉशन डोज की जरूरत नहीं थी। हम आपसे यही सबमिट करना चाह रहे हैं, एविडेंस के बेसिस पर डिसीजन लिया गया है और वह डिसीजन पर ही देश कार्य कर रहा है और हमें भी मिलके उसमें अपना सपोर्ट देना है। थैंक यू। मैम एक चीज बताइए, मैं शुरू से लिया हुआ हूँ, आप इसको कैसे कहेंगे कि नीचे आपको बता दें कि 5 लोग पूछेंगे मैम, हम लोग पीसी में आते हैं सवाल नहीं तो